Hi guys and welcome to Cultans. And here is the brand new episode of my series, The 7 Psycho Rituals. Hope you will love it. So let's begin. हे क्रिस, तेरी माँ और बाप दोनों का ही विकेट मैंने उड़ा दिया, जिससे मेरे दो रिचुअल्स भी कंप्लीट हो गए। एंड नाउ नाउ आई कैन फील कि मेरे आसपास सेटन है, इविल एनर्जी है और मुझे सेटन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। सेटन इज स्माइलिंग एट मी। अभी मैं उस पुराने घर में ही था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस वाली शाम के हल्के से अंधेरे में। मैं शांति से बालकनी में एक चेयर डालकर बिल्कुल आराम से बैठकर उस दूर दूर तक सुनसान से जंगल को और लंबी लंबी रोड को देख रहा था, रिलैक्स और चिल कर रहा था। आई वॉज टू हंग्री एंड टायर्ड ऑल्सो। मैंने अपने हाथों से कुछ क्रिस्पी टेस्टी सैंडविचेस बनाए और आराम से अपनी आंखों को बंद करके एकदम रिलैक्स होकर वो सैंडविचेस खा रहा था, जैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल। सैंडविचेस का टेस्ट भी एकदम अलग ही था, शायद उनमें भी कुछ एक्स्ट्रा था। बट ये सुकून, ये शांति, इट वॉज जस्ट फॉर अ फाइल। बिकॉज नाउ जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद करी, मुझे मुझे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, कुछ पिक्चर्स दिखाई देने लगी, जिनकी वजह से आज इतने दिनों के बाद मेरे जैसे कोल्ड हार्टेड इविल के मन में, दिल में एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। ये घर वही घर है जहाँ पर मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ को मैंने खोया था। एक्चुअली उस घर की बालकनी से जो चर्च दिख रहा था, वो चर्च मुझे मेरे दर्द भरे पास्ट को याद दिला रहा था, जिसने मेरी ज़िंदगी, मेरा सुकून, सब कुछ छीन लिया था। इस जगह पर मेरा पास्ट है, जिसने मुझे साइको बनने पर मजबूर किया है। हर दीवार, हर निशान, हर एक चीज़, यहाँ तक कि हर एक कोना और आसपास की जगह मुझे याद दिलाती है कि कैसे मैं बना कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड हार्टेड, एक इंसान नहीं, इविल, जो सिर्फ सबको उनके कर्मों का इनाम देता है। मेरी आंखें खुलते ही मुझे उस बालकनी से वो चर्च दिख रहा था और मेरे घर के गार्डन में एक सिमेट्री दिख रही थी, उसकी सिमेट्री जिसे मुझसे छीन लिया गया था। मैं एकदम से उठा और उस घर में इधर-उधर वॉक करने लगा और उस चर्च को घूर रहा था। उस सिमेट्री के पास जाकर उसको देख रहा था और मेरे अंदर का वो दबा हुआ गुस्सा और दर्द बाहर आ रहा था। लेकिन यार क्रिस, अगले रिचुअल से पहले मैं तुझे कुछ और बताना चाहता हूँ। अब तक तू अपने बारे में तो बहुत कुछ जान चुका है, लेकिन मेरे बारे में नाउ, बिफोर द थर्ड रिचुअल, इट्स टाइम क्रिस, मैं तुझे बताऊंगा मैं डेविड क्यों बना एक साइको। तैयार हो ना? क्रिस, तुझे पता है एक इंसान एक साइको इमोशनलेस इविल क्यों बनता है? पेन, धोखा और एक ऐसी सच्चाई जो कहीं दबकर ही रह जाती है, सिर्फ उसी वजह से। इस घर से जो चर्च मुझे दिख रहा था ना, ये वही चर्च है जिसने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। मेरी एक छोटी बहन थी, एलिस, मुझसे सिर्फ 3 साल छोटी, पर मेरी जान थी वो। इस दुनिया में उसके अलावा मेरा कोई नहीं था और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। यहाँ तक कि अपनी जान लेने के साथ-साथ उसके लिए उसे परेशान करने वाले किसी भी इंसान को मैं मौत के मुँह में ढकेल सकता था। मैं और वो हमेशा साथ रहते थे। वो एक एंजल जैसी थी, हमेशा मुस्कुराने वाली। लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। उसने मुझे हँसना, प्यार और एक भाई-बहन के रिश्ते का मतलब समझाया था, पर इस चर्च में एक शैतान रहता था। पर वो शैतान कोई भूत या आत्मा नहीं था, वो एक इंसान था, एक फादर, जिसे लोग भगवान का सेवक मानते थे। हम लोग जब यहाँ शिफ्ट हुए थे, तब हम लोगों को बाहर से उस फादर का सिर्फ एक अच्छा फेस ही दिखा कि वो बहुत शरीफ है और वो कमीना बातचीत में भी बहुत अच्छा था। कोई कह भी नहीं सकता था कि उस जैसे इंसान के अंदर कितना नीच शैतान छुपा हुआ है। मेरी बहन यहाँ शिफ्ट होने के बाद रेगुलर चर्च जाती थी। इनफैक्ट मुझे भी जबरदस्ती लेकर जाती थी। वो साला फादर मैथ्यू, कमीना, दुनिया के सामने बहुत अच्छा इंसान और जीसस क्राइस्ट का सबसे बड़ा भक्त बनता था। बस साला सब कुछ ढोंग था। वो हरामी अंदर ही अंदर चर्च में कन्फेशन के लिए आने वाली लड़कियों को, स्पेशली टीनेज लड़कियों को, हमेशा गंदी नज़र से देखता था और किसी न किसी बहाने से गलत तरीके से टच करता था। और इससे पहले कि उसकी इन नीच हरकतों की सच्चाई दुनिया में बाहर आती, वो अपने शिकार के साथ सब कुछ करने के बाद
उसे मारकर गायब ही कर देता था। कई मासूम बच्चियां जिन्होंने उस कमीने के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी, वो सब आज कहाँ है किसी को नहीं पता। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स को उनकी डेड बॉडीज तक नहीं मिली। पर जब तक मुझे उस फादर की इस सच्चाई के बारे में पता चला, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। एक दिन मैं घर पर नहीं था और उस दिन उस एरिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर फर्नांडिस के घर एक बहुत बड़ी पार्टी थी। और फिलहाल तो ये जगह एक जंगल जैसी बन चुकी है, पर उस समय ये जगह एक बड़ी कॉलोनी थी जिसे कुछ लोगों का ग्रुप ही संभालता था। तो उस ग्रुप का जो लीडर था वो मिस्टर फर्नांडिस ही था। तो उसने उस कॉलोनी से थोड़ी दूर पर अपनी एक बड़ी सी प्रॉपर्टी पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। और उस दिन सुबह से ही कॉलोनी के सारे लोग मिस्टर फर्नांडिस के पास जा चुके थे और पूरा एरिया बिल्कुल खाली हो चुका था। उस दिन मैं घर से कहीं दूर गया हुआ था कुछ काम से, और मेरी बहन जिसका बहुत मन था उस पार्टी में जाने का, पर ना तो मैं था जिसके साथ वो जाती और ना ही उस दिन उसकी तबीयत ठीक थी। उसको पिछले 3-4 दिनों से थोड़ा बुखार और वीकनेस लग रही थी। सो शी वाज़ रेस्टिंग इन द हाउस। पर उस दिन शाम के कुछ 6 या 7 बजे मेरी बहन एक बार चर्च में जाने का सोचती है, जिससे उसको थोड़ा बेटर फ़ील हो सके, मन को थोड़ी शांति मिल सके। पर उस दिन वो चर्च एक नीच आदमी की हवस से भरा हुआ था। मेरी बहन वहाँ गई, वो फादर मैथ्यू वहीं था और उस दिन उसे एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया। ना जाने कितने ही दिनों से उसकी गंदी नज़र मेरी बहन पर हो गई। उस समय पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, आसपास बहुत शोर था और उस जगह पर मेरी बहन और उस कमीने कुत्ते के अलावा कोई भी नहीं था। बस मौका देखते ही मेरी बहन जब कन्फेशन कर रही थी, उसने चुपके से चर्च का दरवाज़ा बंद किया, मेरी बहन के पीछे से एक कपड़े से उसकी गर्दन को कसकर बाँध दिया और फिर उसके हाथ-पैर सब कुछ रस्सी से बाँधकर, उसका मुँह बाँधकर दैट बास्टर्ड मदरफकर रेप्ड माय सिस्टर एलिस। एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि लगातार न जाने कितनी बार, तब तक जब तक उसकी चीखें बंद नहीं हो गईं। उसकी चीखें कोई नहीं सुन सका। मेरे जैसा बदनसीब भाई जो अपनी जान से प्यारी बहन के साथ जब ये सब हो रहा था, मैं भी वहाँ नहीं था, जो उसे उस हरामी रेपिस्ट से बचा पाता। मैं उस समय जीसस को मानता था, उनकी पूजा करता था और वो जीसस जो साला अपने सामने, अपने ही घर में एक मासूम इनोसेंट बच्ची के साथ ये सब होता हुआ बस कीलों पर लटके रहे और सब देखते रहे। फक! वो दिन आखिरी दिन था, क्योंकि उस दिन से, उसी पल से मैंने अपना पूरा विश्वास उस जीसस से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैं उस वक़्त घर पर नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है। पर जब मैं घर पहुँचा, उसको आवाज़ लगाई, तब मुझे मेरे घर के पीछे वाले गार्डन से उसके दर्द में चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और तब मैंने उसे देखा। उसकी अधमरी बॉडी बिना किसी कपड़े के, जिसमें बस कुछ ही पलों की जान बाकी थी, उस गार्डन में पड़ी हुई थी, रो रही थी, चीख रही थी, हाथ-पैर सब बंधे हुए। वो दिन आखिरी दिन था, जब मैं अपनी पूरी जान लगाकर रोया था, क्योंकि उस दिन के बाद मेरा दिल बिल्कुल पत्थर बन चुका है और अब मैं किसी की भी केयर नहीं करता। इस दुनिया में कोई नहीं है, सब एक नंबर के हरामी हैं साले। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसे अपनी गोद में उठाया, घर के अंदर लेकर गया और उसे जल्दी से कपड़ों से ढका और मैंने बस एक ही बात पूछी, "कौन है वो? तू बस मुझे उसका नाम बता दे।" मेरी बहन ने अपने आखिरी शब्दों में सिर्फ इतना कहा, "फादर मैथ्यू।" और बस मेरे ही हाथों में मेरी बहन ने तुरंत दम तोड़ दिया। मेरे सर पर उस समय खून सवार हो चुका था। मैंने तुरंत अपने कमरे से मेरी गन उठाई और सीधे भागकर उस चर्च में पहुंचा और उस कमीने को चिल्ला-चिल्ला कर बुलाने लगा। पर वो फट्टू गायब हो चुका था। तो मैं बाहर की तरफ आकर उसे ढूँढने का ट्राई करने लगा एंड देन मैंने देखा कि वो अपने स्कूटर से मुझसे छुपते हुए भाग रहा है। लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया था। मैंने उसके पीछे भागना शुरू किया और सीधे अपनी गन से उसके स्कूटर के व्हील पर फायर किया और इन जस्ट अ सेकंड वो साला ज़मीन पर रायते की तरह फैल गया। शाम का टाइम था, आसपास कोई भी नहीं था उस एरिया में और उस पार्टी की वजह से इतना शोर था कि गन शॉट की भी आवाज़ नहीं सुनाई दी किसी को और वो हरामी ज़मीन पर गिरते ही उसका सर फूट चुका था। पूरी रोड पर बस खून ही खून फैला हुआ था। वो लाल-लाल गंदा घिनौना खून जिसने मेरी बहन को अपवित्र कर दिया था।
मैं चाहता तो उस कुत्ते को उसी समय सिर्फ एक बार ट्रिगर दबाने की ज़रूरत थी और वो कुत्ता एग्ज़ैक्टली उसी मोमेंट पर फ्लैट हो जाता और उसकी आँखें टंक जाती। पर नहीं, मेरी जान से प्यारी बहन को इतनी गंदी मौत देने वाले को इतनी आसानी से कैसे मार दूँ? मैं उसे इस कदर तड़पाना चाहता था कि जिससे जिससे वो अगले 7 जन्मों तक किसी लड़की का रेप तो दूर की बात है, अपनी वाइफ़ के साथ सेक्स करने में भी काँपे और हज़ार बार सोचे। वो हरामी रोड पर पड़ा फड़फड़ा रहा था। मैं उसके पास गया, ज़मीन पर आराम से बैठ गया और कुछ देर तक उसकी आँखों में आँखें डालकर देखता रहा और मैंने कहा, "ये क्या हुआ? दर्द हो रहा है?" ठीक ऐसा ही दर्द मेरी उस बहन को भी हुआ होगा, बल्कि इससे ज़्यादा ही। वो भी ऐसे ही मेरे हाथों में करहाते हुए मौत की नींद में चली गई। जस्ट जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू ब्लडी मदरफकर। क्रिस, तू क्या सोच रहा है कि अभी तो वो कमीना मुझसे दया की भीख माँग रहा होगा, माफ़ी माँग रहा होगा कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बहन के साथ गलत किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे अपने किए पर कोई पछतावा ही नहीं था। वो तो उल्टा हँस रहा था। उसके मुँह से वो गंदा खून बह रहा था। सर फूट चुका था बट स्टिल ही वाज़ लाफिंग वेरी ब्रूटली और मुझे उसकी वो शक्ल आज भी याद है, जिसे देखकर मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया और मैंने तुरंत एक हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ा और दूसरे हाथ से लगातार बार-बार सीधे उसके उस घमंडी नीच चेहरे पर मारना शुरू किया और कुछ ही पंचेस में मैंने उसका फेस पूरा कुचल डाला और वो मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे मस्त मोमेंट था बिकॉज़ वो पहला टाइम था जब मुझे ये वायलेंस, ये खून-खराबा बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी बहन की इस हालत को देखकर मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ चुकी थी और अब मैंने उस मैथ्यू के बालों को पकड़ा और उसे एक ज़िंदा लाश की तरह घसीटते हुए उसी के चर्च के अंदर ले जाने लगा और तब उसके दोनों हाथ और उसका सर सब कुछ खून से सना हुआ था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर ज़रा-सा भी अपने किए का पछतावा नहीं था। वो हरामज़ादा मुझसे बोला, "हाँ, हाँ, तुझे लगा कि मैं माफ़ी माँगूँगा, तेरे सामने गिड़गिड़ाऊँगा? अबे हट! क्या ही उखाड़ लेगा तू मेरा? और वैसे भी तेरी बहन के साथ जो करना था, वो तो मैं कर ही चुका हूँ और वैसे भी मैं ये फालतू पछताने का नाटक नहीं करता।" मैं ये सुनकर 1 सेकंड के लिए रुका और उसकी आँखों में आँखें डालकर खतरनाक गुस्से से उसे घूरते हुए, "तू तू जानता भी है तूने किया क्या है? कितनी बड़ी गलती कर दी है तूने?" मेरी ये बात सुनकर भी वो मैथ्यू साला एटीट्यूड में ज़ोर-ज़ोर से हँसे जा रहा था। मैंने बोला, "बहुत बोल लिया तूने, बहुत हँस लिया तूने मैथ्यू। अब बस, अब तेरी चीखें ही सुनाई देंगी मुझे। तैयार हो जा मौत से सामना करने के लिए।" अब मैं उसे अंदर जीसस की बेजान मूर्ति जिसने मेरी बहन के साथ नीच हरकत होते हुए बस ऐसे ही देखा, मैंने उस बेजान मूर्ति के सामने उस कमीने को पटक दिया और अब मैंने उस जीसस की उस बेजान मूर्ति से जिसने मेरी बहन के साथ होती हुई नीच हरकत को अपने सामने देखा और कुछ भी नहीं किया। मैंने उससे कहा, "क्या है तू? किस लिए है तू? और क्यों मैंने मेरी बहन ने तेरी पूजा करी, तुझे इतना माना? मेरी वो बहन बेचारी रोज़ तेरी पूजा करने, कन्फेशन करने आती थी। तू तू इंसानों को अपना ही बच्चा मानता था ना? कहाँ गई तेरी अपने बच्चों के लिए ममता, दया और कृपा? बोल।" मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही खुशी थी, मेरी बहन। तूने तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। आज से तुझ जैसी पत्थर की बेजान मूर्ति से मेरा विश्वास हमेशा के लिए उठ गया है और अब मैंने उसी चर्च के अंदर जीसस के सामने उस मैथ्यू को इतने बुरी तरह से मारना-तोड़ना शुरू किया कि अब तो अगले हज़ारों जन्मों में भी वो एक इंसान के रूप में पैदा होने से काँपेगा। साले मैथ्यू, लोग तुझे भगवान का, इस जीसस का रूप मानते हैं, उनका मैसेंजर मानते हैं और तू किस लेवल का घटिया चूतिया इंसान है। तेरे जैसे कीड़ों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। और अब उस दिन मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी इंसान, किसी कीड़े के साथ कुछ ऐसा करने जा रहा था, जिसे करने में मुझे आज भी बहुत मज़ा आता है। और उस दिन मुझे पता चला कि असली खून-खराबा किसे कहते हैं। क्रिस, तूने बस अभी तक मूवीज़ में देखा होगा और सुना होगा कि एक साइको ने अपने विक्टिम के साथ ऐसा किया, वैसा किया, पर सच बोलूँ तो जीवन की सबसे ज़्यादा खुशी और एक खतरनाक लेवल का सैटिस्फैक्शन ना इंसानी कीड़ों के साथ खेलने में और उन्हें पीसने में, मसलने में ही आता है। जब एक इंसान की हड्डियाँ टूटती हैं, तो जो आवाज़ आती है ना, वो आवाज़
उससे प्यारी आवाज़ किसी की भी नहीं है। लोगों के शरीर से बहता हुआ खून दुनिया की सुंदर से सुंदर वाटरफॉल्स तक में नहीं है। खैर अब मैं तुझे बताता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ के सबसे पहले विक्टिम के साथ क्या-क्या किया। रात का टाइम भी हो चुका था और सब कुछ एक सन्नाटे में चला गया था और अभी तक मुझे किसी ने भी कुछ भी करते हुए नहीं देखा था। मैंने सबसे पहले चर्च के दरवाजे और विंडोज़ सब कुछ अच्छे से बंद कर लिए और कर्टेन से ढक दिए और वो मैथ्यू जीसस के जस्ट सामने ज़मीन पर अधमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था एंड आई वाज़ गेटिंग टू सैटिस्फाइड व्हाइल वॉचिंग हिम। और अब मैं कुछ देर के लिए उसे इसी हालत में छोड़कर अपने घर पर गया कुछ ज़रूरी चीज़ें लाने के लिए। और अब वापस आकर मैंने शुरू किया खेल, मौत का खेल और बदले का खेल। मैथ्यू, मैंने अपनी बहन से हमेशा उसकी हिफाज़त करने का प्रॉमिस किया था। लेकिन जब जब मेरी बहन को असलियत में मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी, तेरे जैसे कुत्ते से बचने के लिए, बदकिस्मती से मैं उस समय उसके पास नहीं था, उसको बचा नहीं पाया। पर साले तूने मेरी बहन के साथ ये सब करके बहुत ज़्यादा ही बड़ी गलती कर दी है। तेरे भगवान, वो जीसस, जो गलत करने वालों को सज़ा देते हैं। अफ़सोस, ना तो उसने मेरी बहन को बचाया और ना ही अब मैं तेरे जैसे नीच को उसके इंसाफ के भरोसे छोड़ूँगा। तो अब जो तेरे बुढ़ापे के शरीर में जो हॉर्मोन्स का उबाल हो रहा है ना, बहुत गर्मी आ रही है ना तुझे? देखता जा बस, अभी तेरा क्या हाल होगा। मैं अपने घर से एक टॉवल और एक रस्सी लेकर आया था मैथ्यू को बाँधने के लिए, पर वो साला अब तक इस हालत में आ चुका था कि वो अपने हाथ को ज़मीन से 1 इंच भी ऊपर उठा नहीं सकता था। पर हाँ, जान अभी भी थी उस चूतिए में। सब कुछ सुन रहा था, आँखें चला रहा था और उसकी वो आँखें जो बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। स्कूटर से नीचे गिरने पर उसकी आँखों की नसें भी फट गई थीं, जिनसे बिल्कुल डार्क रेड खून निकल रहा था, जो अब तक उसके पूरे चेहरे पर जम भी चुका था। वह जो रस्सी मैं लाया था, उसकी अब कोई नीड नहीं थी और ना ही उस टॉवल से उसका मुँह ढकने की। तो अब मैंने सबसे पहले उसकी दोनों आँखों की पलकों को पकड़कर बहुत ज़ोर से खींचकर फाड़ दिया। मतलब उसकी आईलिड्स उसके शरीर से अलग होकर मेरे हाथों में आ चुकी थीं। उसका मुँह खुला हुआ था और वो चीखने की कोशिश कर रहा था, पर उसके चीखने से पहले ही मैंने एक प्लायर से उसकी ज़ुबान को कसकर पकड़ा, बाहर खींचा और सीधे एक रेज़र ब्लेड से काट कर अलग कर दिया। और फिर मैं अपने घर से गरम-गरम खौलता हुआ तेज़ाब लेकर आया था। मैंने वो तेज़ाब सीधे उसकी उन फटी हुई आँखों में और उसके मुँह के अंदर डालना शुरू कर दिया, जिससे अंदर से उसका पूरा शरीर खत्म हो जाए और उसकी आत्मा भी काँप उठे। सच बोलूँ तो उस समय ना मुझे समझ आ चुका था कि इंसानों के साथ ऐसा सब करने में कितना सुकून मिलता है, एक अलग ही शांति मिलती है। और फिर मैं उसके शरीर के सारे कपड़ों को फाड़कर उसकी चेस्ट पर एक गरम किए हुए चाकू से रेपिस्ट लिख देता हूँ। वो कट्स ना इतने डीप थे कि उसकी रिब्स तक दिखने लगी थी। वेल, ये सब तो बहुत हुआ, पर अब बारी थी असली दर्द की। वो दर्द जो मेरी बहन ने महसूस किया होगा। अब बारी थी ठीक वैसे ही दर्द को उस मैथ्यू को फ़ील कराने की। मैंने उस कमीने की पैंट को उतार कर उसको पूरा न्यूड कर दिया और फिर एक रस्टेड सुई उसके टेस्टिकल्स में बार-बार अलग-अलग जगह से पेनिट्रेट करी। इवन वो सुई अंदर उसके टेस्टिकल्स में डालने के बाद मैंने उसे पूरी तरह से ट्विस्ट भी किया, जिससे अंदर की सारी नसें डैमेज हो जाएँ। और हाँ, अभी तक वो मैथ्यू गहरी नींद में सो चुका था। इसके बाद अब बारी थी उस मांस के गुच्छे की, जिसका इस्तेमाल करने में उसे बहुत मज़ा आता था, उसका पेनिस। मैंने चाकू से उसकी पेनिस की एक-एक लेयर को काटकर, फाड़कर अलग करना शुरू कर दिया, तब तक जब तक उसके पेनिस के अंदर तक की सारी नसें तक कट और छिल नहीं गई। और अब मेरा काम हो चुका था। तो बस अब मैंने फाइनली चर्च के सामने की तरफ वाली दीवार पर जीसस के जस्ट पास में, जीसस के बराबर में, सेम जिस पोज में जीसस की मूर्ति होती है, सेम उसी तरह से उसके दोनों हाथों में कील ठोक कर उसे दीवार पर लटका दिया। वेल, उस फादर मैथ्यू का एक बेटा था जो कि लॉयर था। तो अब मुझे सिर्फ उससे ही थोड़ा खतरा था और वो शायद किसी भी टाइम पर उस चर्च में आ सकता था, अपने बाप को ढूँढते हुए। तो मैंने इमीडिएटली सब कुछ साफ करना शुरू कर दिया
और सारे सबूत मिटाना शुरू कर दिए। मैंने हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से साफ भी कर दी और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि मेरे फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स कुछ भी नहीं आ सकते थे। बिकॉज़ मैंने शुरू से ही अपने हाथों में और पैरों में रबड़ के ग्लव्स और पैरों में भी पॉलीथीन वगैरह पहन ली थी। तो मुझे फिंगरप्रिंट्स वगैरह की कोई टेंशन नहीं थी। तो बस मैंने सब कुछ साफ किया और अब मेरा सारा काम भी हो चुका था। अब मैं तुरंत सीधे अपने घर पर वापस आया और मेरी बहन, जिसकी बॉडी अभी भी मेरे घर में ही पड़ी हुई थी, मैंने इमीडिएटली उसे अपने घर के ही ग्राउंड में दफना दिया। देख, मुझे 2 कौड़ी के पुलिस वालों पर कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि उस कमीने का बेटा ही एक लॉयर था, तो वो साला कुछ भी करके केस को जीत ही जाता और एट द एंड मेरी बहन की बदनामी भी होती और मैं वो केस भी हार जाता और मेरी बहन को इंसाफ भी नहीं मिलता। कानून के पास जस्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये दुनिया सिर्फ़ उनके लिए है जिनके पास पावर है। तो जो कुछ भी करना था, वो मुझे अपने हाथों से ही करना था और मैंने किया भी। फाइनली भले ही मैं अपनी बहन को बचा नहीं पाया, पर उसे इंसाफ ज़रूर दिला दिया। मैं उस चूतिए फ़ादर की तरह फट्टू नहीं था, इसीलिए मैं इतना सब करने के बाद भी अपने ही घर में था और मैंने सब कुछ ऑलरेडी साफ़ कर ही दिया था और मेरे खिलाफ़ कोई भी सबूत नहीं मिलने वाला था। मैं पूरी रात बस अपनी बहन के लिए रोता रहा, उसकी सिमेट्री को देखता रहा और बस इस बात से पछताता रहा कि काश उस समय मैं अपनी बहन की हिफाज़त के लिए उसके पास होता, तो आज मेरी बहन मेरे साथ होती। सुबह हुई और अब तक उस चर्च से बहुत शोर-शराबा सुनाई देने लगा था। पुलिस आ चुकी थी, बहुत सारी भीड़ भी जमा हो गई थी और उस कमीने मैथ्यू का वो लॉयर बेटा भी कुत्ते के पिल्लों की तरह अपने नीच बाप की लाश को देखकर सिसक-सिसक कर रो रहा था। और अब मुझ पर शक ना जाए इसलिए मैं तुरंत उठकर अपना मुँह धुलकर सीधे लोगों की भीड़ में जाकर उस चर्च तक पहुँच गया। मीडिया वाले भी आ चुके थे और सारी दुनिया उस रेपिस्ट को देख रही थी। उसकी छाती पर जो मैंने लिखा था रेपिस्ट, सारे न्यूज़ चैनल वाले उस ब्रेकिंग न्यूज़ को कवर कर रहे थे कि किसी इंसान ने या शायद किसी हैवान ने बड़ी बेरहमी से शहर के एक बड़े लॉयर के डैड, जो उस चर्च के फादर भी हैं, उन्हें मार दिया है और किलर ने उनकी चेस्ट पर रेपिस्ट लिखा है। रिपोर्टर्स कह रहे थे, क्या कहानी हो सकती है इस सब के पीछे? क्या फादर मैथ्यू एक रेपिस्ट था और क्या उसके किसी विक्टिम ने ही उसे इस तरह से मारा है और उसकी सच्चाई को दुनिया तक लेकर आया है? और आखिर में कौन था उसका विक्टिम? आस-पास वाले लोगों से जानकारी ली जा रही थी कि उन्होंने कुछ देखा हो, किसी को यहाँ आते-जाते देखा हो, पर सबका एक ही जवाब, कोई था ही नहीं उस दिन वहाँ। सब लोग तो मस्त आराम से पार्टी एन्जॉय कर रहे थे। उस चूतिए के उस लॉयर बेटे से भी न्यूज़ वाले और पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे कि आप कहाँ थे और ये किसने किया होगा? आपको किसी पर शक है? और आपके पापा क्या सच में एक रेपिस्ट थे? क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? और इस मोमेंट पर इससे पहले कि वो हरामी फादर का पिल्ला कुछ बोलता, उन लोगों की भीड़ में से एक आदमी बहुत चिल्लाते हुए, हड़बड़ाते हुए सामने आया और न्यूज़ रिपोर्टर्स को कुछ बताने लगा। उसने कहा, "बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। ये जिसने भी किया है, बहुत सही किया है।" और बस इतना सुनते ही एकदम से एक शांति सी फैल गई पूरे माहौल में। रिपोर्टर्स पूछने लगे कि, "क्या कह रहे हैं आप? और क्यों ऐसा कह रहे हैं आप?" तब पीटर ने बताया कि वो इसी चर्च में साफ-सफाई का काम करती। उसकी भी एक 19 साल की बेटी थी। पैसों की ज़रूरत के चलते पीटर ने फादर मैथ्यू से अपने कुछ महीनों की सैलरी एडवांस में माँगी और मैथ्यू ने बिना ज़्यादा हेजिटेशन के पीटर को पैसे दे भी दिए। तो पीटर को ये बात थोड़ी अजीब तो लगी, पर अगले कुछ ही दिनों में पीटर को समझ आ गया था कि असल में बात क्या थी। उस फादर ने पीटर को जितने पैसे दिए थे, अब वो फादर उन पैसों से ज़्यादा पैसों की डिमांड करने लगा और पीटर पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम भी लगाने लगा। और जब पीटर ने फाइनली फादर से कहा कि वो इस तरह से उसे परेशान ना करे और झूठा चोरी का केस ना लगाए, तब उस कमीने ने पीटर से उसकी बेटी को अपने पास भेजने के लिए कहा। देख, कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसे किसी हैवान के पास कैसे भेज देगा? तो ऑब्वियसली पीटर ने तुरंत मना ही कर दिया और कह दिया कि ठीक है, तुझे जो केस करना है तू कर जाके। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जेल ही तो हो जाएगी। कोई बात नहीं, पर मेरी बेटी के साथ मैं कुछ नहीं होने दूँगा। बट इसके बाद पीटर ने बताया कि एक दिन पीटर और उसकी बेटी रात को घर से बाहर कहीं पर जा रहे थे। तब फादर ने कुछ गुंडों को पैसे खिलाकर उन दोनों के पीछे भेजा और फिर उन गुंडों ने पीटर को मार तोड़कर पीटर की बेटी को किडनैप कर लिया और पीटर को भी उठाकर फादर के पास लेकर गए। और तब उस मैथ्यू ने
पीटर के सामने उसकी बेटी का रेप किया और पीटर कुछ भी नहीं कर पाया। इनफैक्ट उसकी ऐसी हालत भी नहीं बची थी कि वो किसी से लड़ पाता। पर इसके बाद पीटर ने पुलिस में केस भी किया। पर फादर मैथ्यू का बेटा जो लॉयर है वो भी इस सब में अपने बाप का ही साथ देता है और पैसे खिलाकर, झूठे सबूत दिखाकर ये प्रूव कर देता है कि पीटर की बेटी ने खुद सुसाइड ही किया है। और इनफैक्ट फादर के कहने पर पीटर को ऑलमोस्ट 1 साल की जेल भी करवा देता है। बस ये सब सुनते ही इमीडिएटली फादर के बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और बाद में उससे पूछताछ करके फादर और उस लॉयर ने मिलकर कितनी बच्चियों के साथ गलत काम किए हैं उस सब की जानकारी भी निकालते हैं। और एंड में उस लॉयर को भी फांसी की सजा दी जाती है। और कई ऐसी बच्चियां जो मिसिंग थीं, उनके पेरेंट्स को भी उनकी बच्चियों के बारे में पुलिस ने इन्फॉर्मेशन निकाल कर बताया, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जब मैंने ये सब सुना, तब सच बोलूं तो मुझे अपने आप में बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया और कितनी ज़रूरत थी उस फादर के साथ ये सब करने की। उस समय मुझे समझ आ चुका था कि इस दुनिया में इंसान बन के जीना बेकार है। वो लॉयर भले ही कितना बड़ा चालाक हो, कितने ही केसेस में पैसे खिलाकर केस को गलत तरीके से जीता हो और ना जाने कितने ही मासूम लोगों का इंसाफ छीना हो, पर अंत में वो अपनी मौत को नहीं टाल पाया। तो क्रिस, ये था वो राज जिसकी वजह से मैं एक साइको बना, डेविड द साइको। पर यह तो सिर्फ आधी बात थी। इस सब को झेलने के बाद मैंने अपने अंदर के सारे इमोशंस को मार डाला। पर अभी मैं तुझे ये बताता हूँ कि हाउ आई मेट सेटन। मेरी बहन के मेरी जिंदगी से जाने के बाद दुनिया में मेरा कोई भी नहीं बचा था और अब मैं उस घर में भी नहीं रहना चाहता था। मैं उस घर में कुछ दिनों तक रहा और बस अपनी बहन की उस सिमेट्री के पास दिन रात बस बैठा रहता था, रोता रहता था, बात करता रहता था। पर कुछ ही दिनों में मुझे एक इंसान मिला जिसने मुझे सेटन के बारे में बताया और बस फिर मैंने अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को पूरी तरह से सेटन के लिए समर्पित कर दिया। और बहुत ही जल्द मैंने अपने आप को संभाला और उस घर से निकलकर मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। और बस फिर अगले कुछ ही सालों में मैंने रिचुअल्स करना और इन इंसानी कीड़ों के साथ खेलना शुरू कर दिया। अब वो इंसान कौन है जिसकी वजह से मैं सेटन की तरफ अट्रैक्ट हुआ, ये भी तुझे शायद बहुत जल्द ही पता चल ही जाएगा। वैसे अब तक तू मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुका है और अब वक्त हो चुका है अगले रिचुअल के बारे में बताने का। सो आर यू एक्साइटेड ब्रो?